In the last video, I've covered about the writing skills. So today, let's go for the advanced part of it. We'll be covering about the argumentative composition. Note taking we'll be taking in detail. The writing report will I'll be taking in a very crisp manner. What all the formalities, formal ways you have to do for speeches and meetings, and in detail we'll be discussing about summaries. So let's start with the argumentative compositions. Before we talk about argumentative compositions, let's understand what is the difference between argumentative and persuasive. दोनों का मतलब ये होता है कि जब आप कुछ एक राइटिंग पीस लिख रहे हैं एंड ऑफ कोर्स यू आर राइटिंग इट फॉर समवन टू रीड, चाहे वो एक ऐसे हो चाहे वो पैराग्राफ हो, यू ऑलवेज वांट समबडी टू रीड हु इज़ योर रीडर, राइट. और अब आर्ग्यूमेंटेटिव एंड परसुएसिव में एक कॉमन चीज़ ये होती है कि आप सामने वाले को कन्विंस करना चाहते हो अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, अपने विजन से, अपने व्यू पॉइंट से दैट यू आर करेक्ट और द ऑथर इज़ करेक्ट, राइट. सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉमन इन परसुएसिव. आप परसुएड कर रहे हो. आर्ग्यूमेंटेटिव में आप अपनी आर्ग्यूमेंट से रीडर का फेवर ले रहे हो. सो लेट्स हैव अ क्लैरिटी कि दोनों में क्या फ़र्क है. जो परसुएसिव कॉम्पोजिशन होता है उसका पर्पज़ ये होता है कि आपके ओपिनियन के साथ, राइटर के ओपिनियन के साथ, ऑथर के ओपिनियन के साथ वो अग्री करें. What are the techniques? They combine facts with emotions to convince the reader that the author is right. A bit of facts, not all the facts. So, ऑथर अपनी साइड रखता है, मेजरली इमोशनल रहता है वो पूरी राइटअप में, और फैक्चुअल एविडेंसेस पे वो ज़्यादा बात नहीं करते. और अगर उनको कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रहा है, उनको कोई कह रहा है कि आप गलत हो, तो वो उस आइडिया पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं अपने राइटिंग पीस में. बट इन फैक्ट आर्ग्यूमेंटेटिव कॉम्पोजिशन में क्या होता है, पर्पस क्या है, डेफिनेटली सेम ही है कि आप जो बोल रहे हो वो सही है. द राइटर इज़ राइट, द ऑथर इज़ राइट, एंड यू आर ट्राइंग टू कन्विंस योर रीडर. टेक्निक्स क्या है, बट हियर द डिफरेंस इज द टेक्निक्स इज दैट यू, in the argumentative composition, the author takes his viewpoint with facts, with proper reasons, with evidence that you have, or as a writer, you have valid points. It is based on logical findings and not emotions. नॉलेज एक्नॉलेजेस दी ऑपोजिट. आपको अगर कोई काउंटर कर रहा है, आपके साथ कोई आर्ग्यूमेंट्स कर रहा है, तो आप उसको भी रिकॉग्नाइज करते हो. आप उसे श्रग असाइड नहीं कर देते हो कि ओके वी विल इग्नोर इट. नहीं, आप उसे रिकॉग्नाइज करते हो कि क्या आर्ग्यूमेंट रखी हो और आप क्यों बेटर हो. आप अपने एविडेंस देते हो, आप अपने एग्जाम्पल्स देते हो, आप अपने फैक्ट्स देते हो, एंड देन आप रीडर के साथ एक रैपो इस्टेब्लिश कर लेते हो कि आपको ही वो बिलीव करते हैं. गोइंग अ लिटिल मोर इन डिटेल, an argumentative essay is a piece of writing that takes a stance on an issue. आप एक स्टैंस ले रहे हो, आप एग्जाम्पल दे रहे हो, एक इशू पे स्टैंड लेते हो. आप उसको रीडर को परसुएड कैसे करते हो, जब आप अपना विजन रखते हो एक पॉइंट पे, जब उसके साथ फैक्ट्स होते हैं. सामने वाला ज़्यादा जल्दी कन्विंस हो जाता है जब आपके पास एक फैक्चुअल रिपोर्ट आप सामने रखते हो कि वाई यू आर सेइंग, बिकॉज यू हैव डन योर रिसर्च वर्क वेल. अब दोनों आर्ग्यूमेंट क्यों है इसका नाम, क्योंकि ये दोनों साइड, अगर आपके अगेंस्ट भी कोई जा रहा है तो आप उसका साइड भी रखते हो कि वाई दे आर सेइंग दिस एंड वाई आई एम सेइंग दिस, राइट. द गोल ऑफ एन आर्ग्यूमेंटेटिव एसे इज टू क्लियरली आउटलाइन अ पॉइंट ऑफ व्यू with reasoning and evidence. A good argumentative essay should follow an introduction, body, counter argument, and conclusion. Outline क्या है, जब आप स्टार्ट करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट अ पावरफुल आई कैचिंग हुक टू ग्रैब योर रीडर्स अटेंशन. आपको कुछ ऐसा पॉइंट रखना है जिससे कि रीडर्स का मन करे पढ़ने का, लगे उन्हें इंटरेस्टिंग. It's all about, your writing piece should be interesting enough for reader to move ahead. Background information क्या है, don't try to write too much in this part. Simply name a topic and give a hint exactly कि आप किस साइड पे, किस डायरेक्शन में बात करना चाह रहे हो, आपका विजन क्या है. बॉडी इज़ वेयर द कंप्लीट सिनेरियो इज़. आप पूरी अपनी आर्ग्यूमेंट डिस्कस करते हो, बट यू डोंट क्वेश्चन थिंग्स हियर, बट आप अपनी पॉइंट को बिना किसी हेजिटेशन के यहाँ पे रखते हो. नाउ क्लेमिंग द आर्ग्यूमेंट मीन्स दैट यू आर trying to support your argument by evidence, by the facts. Opposition claims भी आप recognize करते हो that different people have different opinions and it should be respected. So please don't lose your patience if somebody is trying to be against. People have different opinions and we should respect them. Conclusion is, while you're putting your argument,
आप अपने आपको डिफेंस भी करोगे, फैक्ट्स भी रखोगे, बट ऐसा ना हो कि आपका फोकस चले रहा है, आपका मेन आइडिया से फोकस चले रहा है। तो वापस आप कंक्लूजन में आइए कि आपका मेजर क्लेम क्या था, आपका मेजर विजन क्या था, व्यू पॉइंट क्या था। वापस उस पर आइए और दिखाइए कि क्या क्या रिसर्च हो चुका है और आप क्या क्यों इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट की साइड ले रहे हो। इसके साथ ही एंड होना चाहिए। टेक्निक्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पे आते हैं। यू हैव टू बी असर्टिव, दैट मीन्स यूज अ लिटिल मोर फोर्सफुल स्टेटमेंट्स, राइट? एंड इट इज़ अप टू द रीडर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट इट, बट आप अगर थोड़ा सा असर्टिव रहोगे, अपने आप के साथ कॉन्फिडेंटली एक राइटअप लिखोगे, तो मोर और लेस द रीडर इज़ गोइंग टू बिलीव यू। इलिस्ट्रेशन मीन्स आप एग्जाम्पल्स के साथ सपोर्ट कर रहे हो। फैक्ट्स मीन स्टेटिंग द ट्रूथ, समथिंग विच हैज़ हैपेंड, इट्स लाइक रियल, लॉजिकल and factual. Refutation means that statement to weaken the counter arguments. आप अपनी सपोर्ट करते हो और जो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं जो आपके अगेंस्ट जाती हैं, आप उनको वीक करते हो बाय योर लॉजिकल राइट अप. Now the techniques are also are inductive reasoning and deductive reasoning. Inductive is where the argument proceeds from a particular to general. When we have a fact, right? अगर आप एक ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़, आप देख रहे हो और उसको हम रिसर्च करते हुए लेके जाते हैं कहीं पे, तो एक लॉ बन जाती है। तो आपकी अपनी जो ऑब्जर्वेशन है आप उसको लिखते हो। डिडक्टिव इज कि हमें पता है कि ये फाइंडिंग्स हो चुकी हैं, उससे हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे जा रहे हैं, राइट? इंडक्टिव ऐसा होता है जिसमें अभी रिसर्च वर्क होना है, आपका अपना ऑब्जर्वेशन है। इट बोथ कुड बी राइट एंड रॉन्ग बोथ, तो इसमें दोनों चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। फ्रॉम इंडक्टिव भी हो सकती है और डिडक्टिव भी हो सकती है, जनरल टू पर्टिकुलर भी और पर्टिकुलर टू जनरल भी। फैलेसीज आर समथिंग जो एक तरीके का फॉल्ट होता है या फॉल्स चीज़ें होती हैं, हमें उससे बचना है, क्योंकि हमें अपना व्यू पॉइंट रखना है। इसका मतलब ये नहीं है दिस इज़ आर्ग्यूमेंटेटिव है तो एनी हाउ विदाउट एनी लॉजिक आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ राइट, उसमें रीडर कनेक्ट नहीं होगा आपके साथ। सो दीज आर द थिंग्स यू शुड सेव योर सेल्फ फ्रॉम। हैस्टी जनरलाइजेशंस मीन्स जल्दी में एक जनरलाइजेशन बना ली कि इंडिया में सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट मंदिर बहुत हैं तो सारे इंडियंस बहुत स्पिरिचुअल हैं, बट इसका कोई एविडेंस एज सच नहीं है, सो वी कैन नॉट प्रूव एनीथिंग। हेस्टी प्रोडिक्शन इज लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका कोई एविडेंस भी नहीं है बट सबकी अपनी जजमेंट चल रही है, प्रोडिक्शन चल रही है, ओके अप्रैल में हो जाएगा, मई में हो जाएगा, जून में हो जाएगा। तो जब तक आपके पास कोई रियल एविडेंस नहीं है आप ऐसी प्रोडिक्शंस नहीं करो। स्टीरियोटाइप्स जो पुरानी मोनोटोनस चला आ रहा है पुराने ज़माने से, वही हम आगे बढ़ा रहे हैं। दिस वॉज रिटन इन द इग्नो बुक, वुमेन आर बैड ड्राइवर्स, बट इट इज़ जस्ट अ perception somebody has given some time, not valid now, not at all. Dogmatic और arrogant statements, अगर कोई सीनियर पोजीशन पे है तो वो सही होगा हमेशा, it is just one of the example that king cannot be wrong, but it is not so, anybody could be wrong. अगर कोई अथॉरिटी है आप उसे भी क्वेश्चन कर सकते हो अगर उनका रिसर्च नहीं है, इफ समबडी सुपीरियर और सीनियर, लेकिन जब तक उनके पास एक वैलिड पॉइंट नहीं है तो भी उनको हम वो नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर कोई बड़ा है तो वो सही होगा, नॉट ट्रू, राइट? सो अपील टू क्वेश्चनेबल अथॉरिटी इज कि अगर आप कोई एक सीनियर पर्सनालिटी के साथ आप बात करो और वो बोल रहे हैं तो सही होगा, वेदर दे हैव मेड एनी रिसर्च और नॉट। सो अगेन दैट हैज़ टू बी टेकन केयर। नॉन सिक्वेटर मीन्स नॉन फैक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, जैसे जिसका कोई लेट्स से राइम और रीज़न नहीं होता, बस चला आ रहा है तो बोल दिया। ये जो मैंने स्टेटमेंट दिया बेसिकली चाइना में है, दैट इफ़ यू हैव स्मॉल फीट यू विल बी रिच। नॉर्मली हम लेक्चर्स में होते हैं या कहीं मीटिंग्स में हैं तो हमें नोट्स बनाने पड़ेंगे। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि कौन से छोटे से टिप्स मैंने आपको थोड़े से दिए थे कि क्या क्या चीज़ें करके आप अपने नोट्स बना सकते हो। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और फोकस करेंगे और एलैबोरेट करेंगे क्या मेथड्स होते हैं नोट टेकिंग के। एक तो टेबल्स बनाने का मेथड है जिसे हम बोलते हैं चार्टिंग मेथड्स। इसमें आप कोई कंपैरिजन है, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई बुलेट पॉइंट्स हैं, आप उसे टैबुलर फॉर्म में कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। टैबुलर फॉर्म से आपको और थोड़ा सा ईजी हो जाएगा जब आप दोबारा उसे पढ़ोगे। सो दिस इज़ वेरी फेमस वे ऑफ टेकिंग नोट्स. Then another is using diagrams like tree diagrams and flowcharts. यहाँ पे मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिया है, एक है माइंड मैपिंग और एक है टेबुलर फॉर्म। तो आप देख सकते हो माइंड मैपिंग, आप एक बार सर्च भी करिएगा, इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ
connecting things and making notes, showing your creative side also. And एक charts आप बना सकते हो tabular form में. And another is your flow chart and your tree chart. तो मैं एक थोड़ा सा ग्लिम्स दिया आपको कि आप वो भी देख सकते हो. Then comes your report writing. I said I'll be covering it in very crisp manner. अगर आपको एक मीटिंग को रिपोर्ट करना है तो आपको लिखना होगा नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, venue and time of the meeting, what was the agenda, what was the program all about. A brief history of organization is also required. And when it is about speech you are writing a report for, it is important to cover the who is the speaker, what is the occasion, what context ये speech हो रही है, exact date time place क्या है, अगर कोई टाइटल है तो वो होगा. नहीं तो अगर कई बार आपको पहले से ही पता चल जाता है स्पीच होने वाली है तो उसके बारे में आपको कुछ इनपुट मिला है तो आप वो भी लिख सकते हो. मेन एजेंडा के अलावा भी कुछ और इम्पोर्टेंट कवर हो गया तो वो भी लिख सकते हो आप. दिस बोथ अप्लाइज टू मीटिंग एंड स्पीच. मैंने मीटिंग से पहले एक बार लास्ट वीडियो में एजेंडा भी बताया था, तो एजेंडा भी पता होता है और कई बार एजेंडा से कुछ अलग हो जाता है तो वो भी आपको अपनी रिपोर्ट में लिखना होगा. लेकिन ये मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं है, ये मीटिंग रिपोर्ट राइटिंग मीटिंग की अलग होगी. मिनट्स ऑफ मीटिंग मैंने लास्ट वीडियो में कवर करी हैं, यू कैन गो थ्रू दैट ऑल्सो. वो अलग है और ये अलग है, राइट. नाउ कमिंग टू राइटिंग समरीज, ये पहले कभी कवर नहीं हुआ है तो आज हम इस पर फोकस कर रहे हैं. अगर आपके पास एक राइटअप आ जाता है 5-6 पैराग्राफ्स का तो आप समरी उसे कैसे करोगे. हर पैराग्राफ की एक लाइन लिखोगे जो मेन उसकी थीम होगी उस पैराग्राफ की. कनेक्टिंग होनी चाहिए आपके सारे पैराग्राफ्स की लाइंस एंड देन आप उसे कंबाइन करोगे तो एक अपने आप में राइटअप बन जाएगा. 4-5 लाइंस का पैराग्राफ बन जाएगा विच शुड बी मीनिंगफुल. सो लेट्स अंडरस्टैंड क्या क्या हमें कवर करना होगा. इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव. आपकी अपनी ओरिजिनल होनी चाहिए लैंग्वेज, उसमें रिपीटेशंस नहीं होने चाहिए. नॉर्मली शॉर्टर लाइन्स ही लिखनी है आपको एंड आपको एग्जाम्पल यही है कि आपको रिपीटेशन नहीं करना है. इट शुड बी कोहेरेंट एंड शुड मेक सेंस. डेफिनेटली मैं आपके कह रही हूँ कि आप हर पैराग्राफ की एक लाइन लिख सकते हो बट इट शुड बी सेंसिबली कनेक्टेड फ्रॉम वन टू अनदर. एक दूसरे से कनेक्ट होनी चाहिए. आपको ऑथर को इमिटेट बिल्कुल नहीं करना है, उनकी लाइन्स नहीं उठानी है until unless. अगर इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ, अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा देन perhaps you can, but always try to write it in your language, right? Don't simply quote the author, instead use your own language to express. Then there are certain techniques like shorter text use करिए हर पैराग्राफ के लिए. as I told you before that use only one sentence. And if you're still struggling then look for the topic sentences as a guide. एंड मेजरली इट्स लाइक कंप्लीट होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए. बट येस आपको पूरा पैराग्राफ तो पढ़ना ही पड़ेगा टू फाइंड आउट द मेन आइडिया एंड उस आइडिया को अपनी लैंग्वेज में लिखना होगा आपको. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइज एंड आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़. एंड इन केस यू स्टिल हैव एनी question you can always ask in comments. Thank you so much.